नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज बड़ी बहस में स्वाभाविक तौर पे चुनाव का मौसम है, चुनाव परवान पे है, मौसम ही नहीं है, चुनाव परवान पे है और अपने तरीके से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, हर राजनीतिक दल उस कोशिश में भी परवान पर है। प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सभाएं कर रहे हैं, तेजस्वी कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी बिहार की यात्रा कर चुके हैं, फिर यात्रा करने वाले हैं, उनकी भी चुनावी सभा है। मतलब ठीक प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा बिहार में हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सभा साथ साथ हो रही है। ये एक कहीं न कहीं कांग्रेस भी उसी तरीके से गंभीर है इस पूरे चुनाव को लेकर और स्वाभाविक तौर पर बिहार की राजनीति को अगर करीब से देखें तो दिल्ली की दूरी भले ही बिहार से 1000 किलोमीटर की हो, लेकिन राजनीति में इसकी दूरी बहुत ही कम है। मतलब बिहार अगर साध लिए तो फिर देश को साधने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भले सत्ता की सीढ़ियां यूपी के सहारे ऊपर दिल्ली तक पहुंचती है, लेकिन बिहार साधना जरूरी रहता है। कई तरह की चीजें हैं बिहार में जिसके सहारे आप बिहार की राजनीति मिजाज को भी समझ सकते हैं और देश के मिजाज को कैसे बिहार प्रभावित करता है, बिहार के चुनाव से भी उस चीजों को समझा सकता है। चलिए हमारे साथ आज की इस बड़ी बहस में कांग्रेस का वो चेहरा हमारे साथ है, रणदीप सिंह सुरजेवाला। जी हाँ, एक प्रवक्ता के रूप में लगातार इनको आप टीवी डिबेट पर देखते होंगे, टीवी पर बड़े बड़े बयान जब कांग्रेस की तरफ से कुछ उलझन वाली बात सामने आए तो ये फेस चेहरा हमेशा सामने रहता है। चलिए इस खास बड़ी बहस में आपको कशिश के स्टूडियो में स्वागत है। और पहला सवाल, पहली बार बिहार में लगभग 10-15 दिनों से आप हैं, कैसा लग रहा है बिहार? सबसे पहले तो संतोष जी, आपको, कशिश टीवी के सब साथियों को और आपके दर्शकों को विजयदशमी का त्योहार आया है, पूजा आई है, इन सब की बहुत शुभकामनाएं और कोरोना से सब बच कर रहें। आपने ये कहा कि कैसा लग रहा है, बिहार में बदलाव की बयार है, बिहार करवट ले रहा है, बिहार अंगड़ाई ले रहा है, बिहार कुछ करने को आतुर है। बिहार को अब नीतीश बाबू की टायर्ड और रिटायर्ड लीडरशिप नहीं चाहिए। बिहार को नई ऊर्जा चाहिए, नया तेज चाहिए, नई सफुर्ती चाहिए। वो कांग्रेस, राजग और लेफ्ट पार्टीज का महागठबंधन लेकर आया है क्योंकि बिहार को बदलाव की जरूरत है। आपने कहा और मैं मानता हूं कि देश का मिजाज का निर्णय बिहार करता है, देश का मिजाज ही बदलाव का है और इसीलिए बिहार में भी बदलाव की बयार है। आप 70 सीटों पर काफी लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस अपने गठबंधन साथियों के साथ 70 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमें लगता है कि जब से गठबंधन की सरकार बिहार में चली है 89-90 के बाद ये सबसे अधिक सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। कई तरह की चीजें आई बीच के दौरान गठबंधन को लेकर, अब सारी चीजें अपने अपने जगह पर प्रचार अभियान के साथ व्यवस्थित हो चुकी है। फिर भी कांग्रेस को क्या लगता है कि जो तमाम चीजें, जैसे आप जहां चुनाव लड़ रहे हैं, अधिकांश ऐसे सीट हैं जहां बीजेपी से आपका सीधा फाइट है। जिन 70 सीटों की अगर हम बात करें तो आप बीजेपी से सीधा फाइट कर रहे हैं। मतलब बिहार में बीजेपी से कांग्रेस का चेहरा आमने सामने है। तेजस्वी भी हैं लेकिन सबसे ज्यादा आप उनके सामने में। तो वो एक जो फोर्स सीधी लड़ाई राहुल और नरेंद्र मोदी की बनती जा रही है बिहार में, इसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्योंकि ये साफ हो गया है कि ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार को रोकनी है तो कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट जीतनी पड़ेगी। संतोष भाई, मैं इसको एक और नजरिए से देखता हूं। राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि वो हमारे एक ऐसे नेता हैं जिनकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सेप्टेबिलिटी है। पर बिहार का जो चुनाव है ये दिल्ली के मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा। शमशान और कब्रिस्तान मोदी जी बहुत करेंगे, हिंदू और मुसलमान करेंगे, डर और नफरत फैलाएंगे, भय और बंटवारा दिखाएंगे। पर बिहार का चुनाव है रोजगार, किसान की फसल का दाम, धान हो, मक्का हो, गेहूं हो, गन्ना हो, उन सब फसलों का दाम दलहन हो। बिहार में उद्योग और धंधे, बिहार में अपराध का अंत, बिहार के अंदर एक नए बिहार का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा, ये बिहार के मुद्दे हैं। आप देखिए दोनों गठबंधनों में अंतर, मैं केवल 30 सेकेंड लूंगा। जदयू भाजपा का जो गठबंधन है मैं उसे ठग बंधन कहता हूं, क्योंकि उसका आधार है भय, डर, नफरत, बंटवारा।
हमारे गठबंधन का आधार है नई तरक्की, नया विकास, नई सोच, नई ऊर्जा। अब लोगों ने फैसला करना है और कशिश टीवी के दर्शक शायद बिहार में सबसे सूझवान जाने जाते हैं। उन्हें भय की राजनीति को बढ़ावा देना है या विकास की राजनीति को, क्योंकि हम धर्म और जाति की राजनीति को तोड़ चुके हैं, तोड़ना चाहते हैं और एक नए बिहार के निर्माण के लिए यह संकल्प आवश्यक है। एक जो लालू जी की छवि रही है, इमेज रहा है, वो इमेज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी खराब इमेज रहा है। आज आप तेजस्वी के साथ हैं, क्या आप बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाने की स्थिति में है कि अगर हमारी संयुक्त सरकार बनेगी तो प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगा? जी बिल्कुल, मैं श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की ओर से वचन दे सकता हूं। तेजस्वी भी एक नए नौजवान हैं, वो एक क्लीन स्लेट पर नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, एक समय था जब नीतीश बाबू थे। आज के नीतीश बाबू और 15 साल पुराने नीतीश बाबू में अंतर है। 15 साल पहले वाले नीतीश बाबू ठंडे दिमाग के व्यक्ति थे, सबको साथ लेकर चलते थे। कशिश टीवी हर रोज दिखाती है। आज के नीतीश बाबू को गब्बर सिंह की तरह गुस्सा आता है। मैं उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा इससे पहले कि भाजपा वाले इसे तोड़े मरोड़े, पर मैं ये कह रहा हूं नीतीश बाबू को गुस्सा क्यों आता है। युवा अगर रोजगार मांगते हैं उनकी सभाओं में तो वो धक्के मारकर निकलवा देते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें देख लूंगा, वो कहते हैं जाओ भाग जाओ, वोट देनी है या ना दो। खीज और तैश किसी भी सत्ताधारी हुक्मरान के लिए ये अमान्य है। भाजपा और जदयू को बिहार के युवकों का अनादर नहीं करना चाहिए। हमारा जो गठबंधन है वो ना केवल कानून व्यवस्था, एक अपराधी भी, मैं आज आपके टेलीविजन चैनल पर डंके की चोट से कहता हूं, एक अपराधी भी अगर अपराध करेगा तो महागठबंधन की सरकार उसको जेल की सलाखों के पीछे फेंक देगी, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो। हमारा अपना होगा तो दुगनी सजा मिलेगी। ये भरोसा दे रहे हैं? ये मैं आपसे वचन दे रहा हूं, भरोसा नहीं। पक्का बिहार वासी यही चाहते हैं। देखिए, हरियाणा का आदमी अपनी जबान का पक्का है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और मैं तो महाभारत की धरती से आता हूं जो वचन की धरती है। वचन के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था, याद करिए। तो इसलिए वो वचन पक्का है, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, अपराध और भ्रष्टाचार नहीं। और उन्होंने कांग्रेस को यह ब्रीफ दिया है कि चाहे वो अपराधी अगर कोई गलती करेगा, वो महागठबंधन सरकार में कांग्रेस से हो, राजग से हो या हमारे अन्य मित्र दलों से हो, उसे दुगनी सजा मिलेगी अगर वो हमारे दल से है तो। ये समझ लें। प्रचार प्रमाण पे है, फर्स्ट फेज का इलेक्शन भी हो रहा है। जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से आप तमाम गठबंधनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या आने सेकंड फेज और थर्ड फेज की जो स्थिति है उसमें और चीजें बदलेंगी? पोलराइजेशन की कोशिश होगी, क्योंकि फर्स्ट फेज में वो स्थिति नहीं है। अभी सिर्फ धारा 370 की बात हुई है। आने वाले समय में जो पिच है, वो पिच जो आज के सबसे धाकड़ खिलाड़ी हैं उनके अनुकूल है, और वहां पे फिर इसी तरह की बम्बार्डिंग होगी। उससे कांग्रेस किस तरीके से निपटने की तैयारी में, क्योंकि अब आने वाला जो पिच है वो इसी तरीके का पिच है। पहले तो संतोष बाबू, मैं आपको सवाल के लिए साधुवाद दूंगा और आप सटीक सवाल पूछने के लिए मशहूर हैं। देखिए, मुझे बताइए, बिहार जम्मू में है, बिहार लद्दाख का हिस्सा है, बिहार कश्मीर में है। ये वही लोग हैं जो पिछली बार कहते थे नीतीश बाबू अगर मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। तो अब तो नीतीश बाबू सृजन के घोटाले के फेविकोल से कुर्सी पर भाजपा की गोदी में बैठे हैं। पटाखे चले, भाजपा बताए पाकिस्तान में या नहीं। सच्चाई यह है कि ये कभी अफगानिस्तान में चुनाव लड़ेंगे, कभी बांग्लादेश में लड़ेंगे, कभी पाकिस्तान में लड़ेंगे, कभी किसी धाराओं पर लड़ेंगे, पर बिहार के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार जी के साथ सुशील मोदी भी उप मुख्यमंत्री हैं। वही सुशील मोदी जो ये कहा करते थे कि नीतीश बाबू के तो खून में ही बेईमानी है या धोखा है, अगर मेरे को सही याद है तो। और वही नरेंद्र मोदी जी
जो स्कैम गिनाया करते थे और कहते थे इनका जवाब देना पड़ेगा। पर अब क्या कर रहे हैं? अब मोदी जी अपनी भाषा नीतीश बाबू को जेल भेजने की लोक जनशक्ति पार्टी के उनके साथी चिराग पासवान जी से बुला रहे हैं। एक बात आज मैं कशिश टीवी पर कहकर जाता हूं, याद रखिए 5 नवंबर को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कूड़ेदान में फेंक देगी, डस्टबिन में डाल देगी और नीतीश बाबू को बिहार से गायब करवाएगी। कारण यह है, अभी तो पोस्टर से गायब करवाया है, अभी तो झंडे से गायब है, अभी तो एडवर्टीजमेंट से गायब है। कहते हैं कि नीतीश कुमार इनका मुख्यमंत्री बनने का चेहरा है, कहते हैं कि वोट सीट कम भी आए तो भी उन्हें बनाएंगे। तो भैया उनकी फोटो क्यों नहीं लगाएंगे? उनके नाम पर वोट क्यों नहीं मंगवाएंगे? साफ है, ठग बंधन है। एक है जदयू और भाजपा का ठग बंधन, एक है भाजपा और लोजपा का ठग बंधन, और तीसरा है ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी का ठग बंधन। इन ठग बंधनों से बिहार बहकने वाला नहीं। चलिए, ठग बंधनों से बिहार बहकने वाले नहीं। एक बड़ा सवाल है कि ओवैसी भी दूसरे तरीके से कहीं न कहीं चुनावी मैदान में और पूरी मजबूती के साथ है। वो भी हेलीकॉप्टर से बिहार के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी रैलियां कर रहे हैं। यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो भी जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं वो गठबंधन, महागठबंधन को लेकर एक अलग नजरिया रखते हैं। हालांकि सामने चेहरा वो बीजेपी और जदयू का रहता है, लेकिन जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे तो चीजें, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सुरजेवाला जी, इस बार जो टिकट वितरण आपका हुआ है, आपने कहीं न कहीं अब सवर्णों को फोकस किया है, अधिकांश सीटें सवर्णों को आपने दिया है। ये गठबंधन की मजबूरी है या फिर कांग्रेस अपनी पुरानी जो जमीन रही है बिहार में, उनकी जो राजनीतिक विरासत रही है, उसमें सवर्ण, अल्पसंख्यक और दलितों का एक कम्बिनेशन काफ़ी लंबे समय तक बिहार के हुकूमत पर वो काबिज रहे हैं, क्या उसी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक समन्वय के तहत इस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है? संतोष बाबू, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला वाक्य मैंने ये कहा और वो तेजस्वी जी ने भी फिर दोहराया कि जाति और धर्म की राजनीति से तोड़कर बिहार को तरक्की और विकास की और रोजगार और रोटी की राजनीति पर हमें ले जाना है, नवनिर्माण करना है। श्री बाबू जो पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, श्री बाबू ने बिहार को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट बनाया था। जाति के आधार पर तो नहीं बनाया, चाहे वो भूमिहार समाज से आते थे, कभी जात पात की राजनीति नहीं की। वैसा बिहार हम चाहते हैं। हां, समाज के हर हिस्से को नुमाइंदगी मिले। अगर आप अति पिछड़े या महादलित हैं तो भी नुमाइंदगी मिले, पर अगर आप ब्राह्मण, भूमिहार या राजपूत हैं तो भी आपको नुमाइंदगी मिले। और अगर अति पिछड़े, महादलित, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, अल्पसंख्यक, हमारे मुसलमान और दूसरे भाई, इन सबका समन्वय बन जाए तो बिहार एक मुट्ठी बन जाएगा। और उस बिहार को फिर आप जात धर्म पर नहीं बांट सकते। और जिस दिन बिहार मुट्ठी बन जाएगा ना, ये हिंदुस्तान का पहला प्रदेश होगा। मेरा ऐसा मानना है, राहुल गांधी जी का ऐसा मानना है, सोनिया गांधी जी का ऐसा मानना है। और आप उस दिन पाएंगे बिहार सबसे अमीर प्रांत है। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात आज कहता हूं। कहते हैं कि देश के, मोदी जी ने ही कहा अभी कि देश के सबसे ज्यादा गरीब लगभग 4.25 करोड़ लोग बिहार में, क्योंकि सरकार नालायक है, फिसड्डी बाबू की सरकार है। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा फिसड्डी बाबू की सरकार है, क्योंकि बिहार को फिसड्डी बना दिया। पर बिहार सबसे अमीर है क्योंकि बिहार के अंदर ह्यूमन रिसोर्स है। यहां का आदमी बुद्धिमान है, गुणी है, हुनर वाला है। अगर बिहार बंगलोर चला सकता है, बिहार गुड़गांव चला सकता है, बिहार बंबई और कलकत्ता चला सकता है, बिहारी जाकर न्यूयॉर्क और लंदन में अपने अपने गुण के चर्चे कर सकता है, तो पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में क्यों नहीं? आप बताइए। केवल इसलिए नहीं कि ग्रहण लगा है नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार का, और हम उस ग्रहण को हटा देंगे, एक नया उजियाला और रोशनी आएगी। और वो रोशनी महागठबंधन की जो है, बिहार की ताकत को सही मायनों में मुट्ठी बना देगी। नीतीश के साथ आप लोगों ने भी लगभग 2 वर्षों तक साथ शासन चलाने का मौका मिला, साथ उनके साथ सरकार में रहे। वो एक अक्सर कहते हैं कि अगर गठबंधन के बीच अगर राहुल जी का हस्तक्षेप होता, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगा,
तेजस्वी अगर इस्तीफा दे दिए रहते तो आज हम सब लोग साथ रहते। देखिए, नीतीश बाबू पहले तो खुद के घोटालों की चर्चा कर लें। 25,000 करोड़ का तो जल घोटाला है। उस जल घोटाले से कशिश टीवी ने कई बार पता किया है, जाकर पता के किसी को पानी मिला। बिहार में अब बाढ़ आई, उस बाढ़ के प्रबंधन का जो हजारों करोड़ रुपया है, नीतीश बाबू बताए किसकी जेब में गया। और कुछ छोड़ दीजिए, ये बताएं पूरा पटना डुबो दिया, ये तो बात बहुत पुरानी नहीं है। और जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, जो सुशील मोदी जी, हाफ पैंट आरएसएस का कच्छा पहनकर वो पुल पर खड़े थे, खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। अरे जो सरकार खुद डूब गई हो वो बिहार को क्या खाक बचाएगी। इसलिए इल्जाम लगाने से पहले, और कुछ नहीं तो 2015 में जो मोदी जी ने घोटाले बनाए थे उन्हीं की जांच आप सिटिंग हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज से करवाते। अगर आपने चोरी नहीं की, अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपकी सरकार में गड़बड़ी नहीं हुई, तो जांच क्यों नहीं करवाई। अगर जरूरत पड़ी कांग्रेस की सरकार में, हम जांच करवाएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। चिराग ने आज कहा है कि नीतीश जी जेल जाएंगे। देखिए, वो चिराग जी का ओपिनियन हो सकता है, परंतु मेरा यह मानना है, आदमी छोटा हो या बड़ा, अगर दोषी पाया जाए जांच के बाद तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। क्या यहां इस मुल्क में पहले मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को और लोगों को सजा नहीं मिली? ये ठीक है कि चिराग पासवान जी आज वो कह रहे हैं जो मोदी जी नहीं कह सकते। चिराग पासवान जी की पार्टी से 45 लोग भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के खिलाफ खड़े किए गए हैं। आप बताइए सही है या नहीं? और अगर ये सही है तो मुझे बताइए, क्या चिराग पासवान जी भाजपा का हिस्सा नहीं? मोदी जी उन्हें एनडीए से क्यों नहीं निकालते? अगर चिराग पासवान जी मोदी जी की फोटो लगाते हैं तो चुनाव आयोग के पास जाकर चिराग पासवान जी का सिंबल खत्म क्यों नहीं करवाते? क्या बीजेपी सोनिया जी की फोटो लगा सकती है? नहीं लगा सकती। लगाएगी तो उनका सिंबल खत्म करवा देंगे हम। तो बीजेपी क्यों नहीं करवाती? सच्चाई यह है कि चिराग पासवान जी वो सब कह रहे हैं जो मोदी जी नीतीश बाबू के बारे में कहना चाहते हैं। लेकिन एक सहयोगी को इस तरीके से चीजें सामने लाना, मतलब ये तो राजनीति में तो ये चीजें नहीं चलती है इस तरह से। इसीलिए तो कह रहा हूं, एक तरफ फुटअव्वल गठबंधन है, जदयू भाजपा से लड़ रहा है, भाजपा जदयू से लड़ रही है, लोजपा भाजपा से लड़ रहे, लोजपा जदयू से लड़ रही है, और बाकी के साथी जो हैं इनके, जो आरएसएस का के चेहरे का दूसरा चेहरा है वो ओवैसी, वो भी इन सब से लड़ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ फुटअव्वल बंधन है। ये बिहार को बर्बादी की कगार पर इन्होंने ला खड़ा कर दिया। कुर्सी की आकांक्षा इतनी अधिक है, कहीं रूडी साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कभी नित्यानंद राय जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कभी कोई तीसरे इनके नेता जो हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो अब सहयोग से कोविड से ग्रस्त हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इनके यहां इतनी लंबी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है कि वही एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं बजाय बिहार के लिए काम करने के। आप अपने मैनिफेस्टो में शराबबंदी को लेकर एक चर्चा की है कि हम उसकी समीक्षा करेंगे, तो ये एक इमेज गया कि नहीं, बिहार में महिलाओं को लेकर जो एक नीतीश कुमार ने जो कदम उठाई थी, महिलाओं ने आवाज उठाई थी कि शराबबंदी होनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो शराब उसी तरीके से खोल दिए जाएंगे जिस तरीके से पहले चला करता था? जी बिल्कुल नहीं। आपका सवाल बड़ा सार्थक है, मैं आपको फिर साधुवाद दूंगा। कांग्रेस ने यह कहा शराब माफिया बिहार में सर चढ़कर बोल रहा है, ये एक जो है कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल ले चुका। शराब माफिया के संरक्षक कौन हैं? आज मैं खुलासा करूंगा आपके टेलीविजन पर। शराब माफिया के संरक्षक हैं जदयू और भाजपा। जदयू और भाजपा के लोग शराब माफिया को संरक्षण दे पैसा कमा रहे हैं। ये आज 20,000 करोड़ की नाजायज इंडस्ट्री है। फंसा कौन? कोई शराब माफिया पकड़ा गया? कोई शराब बनाने वाला, स्मगलिंग करने वाला पकड़ा गया? 3.5 लाख गरीब बिहारी परिवार जो हैं आज शराब के जंजाल में फंस गए। आज वो जेलों में पड़े हैं। पुलिस ना तो हत्या करने वालों को पकड़ती, ना अपहरण करने वालों को पकड़ती, ना बलात्कार वालों को पकड़ती, ना डकैती वालों को पकड़ती। सब के सब इसी धंधे के अंदर लगे हैं।
पुलिस का और शराब माफिया की सीधी मिलीभगत बिहार के अंदर है। और हमने ये कहा कि वो 3.5 लाख गरीब परिवार जो जमानत नहीं ले पा रहे, जेल में अंदर पड़े हैं, शराब के कानून की समीक्षा नहीं, हमने कहा कि अगर उनकी कानून की परिधि में अगर मदद हो सकती है कि एक गलती किए, वो गलती की क्षमा मांगकर अगर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहें, तो कम से कम कोई आधी बोतल कोई और उससे कम में पकड़ा गया, उनकी जिंदगी और परिवार वो लूट ना जाएं, क्योंकि वो भी 50 लाख बिहार के लोग हैं। 3.5 लाख परिवार हैं तो 50 लाख लोग हैं। किसी के बच्चे की फीस नहीं, किसी के पास शाम का खाना नहीं। अगर परिवार के एक आदमी ने अगर गलती की तो कानून की परिधि में मौका दीजिए गलती सुधारने का, हमने केवल इतना कहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि बिहार में जो भी शराब आ रहे हैं वो आप ही के हरियाणा से आ रहे हैं। अधिकांश जितने अभी तक पकड़े गए हैं, एक बार कार्रवाई भी हुई हरियाणा में, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, सारी चीज़ें सामने आ गई थी, उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई। आपने वाजिब फरमाया, हरियाणा में बहुत बड़ा शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया लॉकडाउन के दौरान। 1 करोड़, आप अचंबा मानेंगे, हमने रिपोर्ट निकाली, 1 करोड़ 20 लाख शराब की नाजायज बोतलें तो स्टॉक टेकिंग में पकड़ी गई और पता नहीं कितने करोड़ बेच दी गई, क्योंकि 4 महीने शराब की बंदी हुई थी। शराब का हरियाणा और बिहार का डायरेक्ट कनेक्शन अकेले नहीं है, माफ कीजिए, भाजपा की यूपी सरकार भी है। हरियाणा से उड़कर आएगी शराब, हरियाणा से शराब दिल्ली आएगी। दिल्ली में किसकी पुलिस है? बीजेपी की। हरियाणा में किसकी पुलिस है? बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में किसकी पुलिस है? बीजेपी की। और बिहार में कौन है? बीजेपी और जदयू। तो ये एक लंबा नेक्सस है पैसा कमाने का, और इसका अंत केवल हम कर सकते हैं जब महागठबंधन की सरकार में हम आएंगे। भरोसा दे रहे हैं कि शराबबंदी को नहीं हटाएंगे? भरोसा नहीं, विश्वास दे रहे हैं कि अगर शराबबंदी से 3.5 लाख परिवार पीड़ित हो गए हैं तो उनको मरहम लगाने के लिए, और अगर किसी ने एक गलती की, वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौटाए, तो आप याद करिए अपने बिहार हरियाणा में कहते हैं वो भूला नहीं कहलाता। एक मौका जरूर देंगे उन 3.5 लाख परिवारों को प्रायश्चित कर नई जिंदगी शुरू करने का। अब चलते चलते एक सवाल, बिहार को लेकर कांग्रेस का क्या विजन है? सरकार में आएंगे तो अलग अलग मैनिफेस्टो भी आए हैं। राहुल जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अभी भी लॉकडाउन के दौरान भी, क्योंकि बिहार के मजदूर या फिर पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा बाहर हैं, उनके परिवार यहाँ रह रहे हैं, तो जो मनरेगा नीति, कई तरह की नीति को लाया, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान एक कैश को लेकर एक नई नीति की उन्होंने बात की थी। ठीक है, ये चुनाव के दौरान वो चीज़ें सामने नहीं आई। बिहार को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है? देखिए, बिहार का मजदूर जिस तरह से उत्तर प्रदेश बिहार का मजदूर पलायन किया, पाँव में फफोले, पेट में रोटी नहीं, मुंह में पानी की एक घूंट नहीं, बच्चा गोदी में, पत्नी साथ, सामान पकड़ा हुआ, हजारों किलोमीटर चलकर आए मोदी जी की गलती से। और जब यहाँ आए तो नीतीश बाबू और सुशील मोदी इतने निर्दयी हैं, शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए उन्हें, जब उन्होंने ये कहा कि बिहारियों को बिहार में नहीं घुसने देंगे। क्या कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऐसी भाषा की बात कर सकते हैं? कांग्रेस के पास बिहार के लिए नया विजन है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको 5 या 6 बिंदु एक एक लाइन में बताऊंगा। हमने ये कहा कि पहले दिन हम निर्णय करेंगे कि 10 लाख नए रोजगार देंगे। हमने ये कहा कि किसान के काले कानून खत्म करेंगे, और जो 1800 रुपए का 1888 रुपए क्विंटल का धान 1200 में पिटता है, गेहूं 1200 में पिटता है और फिर जाकर पंजाब हरियाणा में बिकता है, बिचौलिए बेचते हैं, हम इसे खत्म कर बिहार में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। गरीब किसान के लिए, 2 एकड़ से कम वाले के लिए किसान कृषि न्याय योजना चलाएंगे। सीधा पैसा जैसे छत्तीसगढ़ में देते हैं उसके खाते के अंदर जाएगा। केजी से पीजी तक बेटियों को मुफ्त शिक्षा देंगे। 90% नंबर लाने वाली जो हमारी बेटियां उन्हें स्कूटी देंगे। बिहार के जो बेटा बेटी बाहर पढ़ने चाहते हैं, वो उनके पास गुण है, पर अगर उन्हें ए पर कई बार साधन नहीं, ए ग्रेड अगर संस्थान में दाखिला हो जाएगा तो जनरल कैटेगरी के या रिजर्व कैटेगरी के सब बच्चों को 30% से लेकर 80% तक उनका पैसा बिहार की सरकार देगी। हमने ये भी कहा है कि हम बाबू जगजीवन राम जी के नाम से एक नई दलित छात्रों के लिए, अति दलित छात्रों के लिए, महादलित के लिए नई योजना लेकर आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से
एक एक घर में पेयजल की योजना चलाएंगे। श्री बाबू के नाम से पदक लाओ पद पाओ, हर स्पोर्ट जैसे हरियाणा में हमने लागू किया था वो योजना यहां भी लागू करेंगे। कई इस प्रकार की नई यूनिक योजनाएं हैं जिनकी हमने चर्चा की है। अच्छा, ये एक बिहार को लेकर अब सरकार बनती है या बनाने की आप लोग दावे जरूर कर रहे हैं, तो जो एक इमेज आपने रखी कि सरकार की हमारी ये छवि ये रहेगी, लेकिन अभी आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में जिस तरीके से चीज़ें अब जिस आक्रामकता के साथ चीज़ें बदल रही हैं, कोशिश ये हो रही है कि जो रोजगार का जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है उस मुद्दे को कैसे हम उस नैरेटिव से हम बाहर निकालें, इसकी कोशिश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कई राज्यों में बीजेपी के साथ सीधे सीधे आमने सामने है बिहार को लेकर, क्योंकि अब वो चीजें आ रही है। ये सवाल इससे पहले भी मेरा था, उसको लेकर क्या तैयार आप लोग तैयार हैं कि उसको हम काउंटर कर सके, क्योंकि अब शुरू हो गया, अब वो खेल शुरू हो चुका है। अब वो बिल्कुल, हाँ, अब उस पिच पे लोग आ गए हैं। और नीतीश जी को के सभा में जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज बदल रहा है वो चीजें भी हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। चिराग का बयान भी आ रहा है और जो जमीनी हकीकत है उसकी चर्चा आपने भी की है कि दोनों एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस स्थिति में एक पार्टी के रूप में बड़े भाई की भूमिका में आप बिहार में हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके की रणनीति पे काम होनी चाहिए? देखिए, 2 लाइन का जवाब है। मोदी जी पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलेंगे और हम बिहार के रोजगार और किसान की फसल की कीमत की पिच पर खेलेंगे। मोदी जी अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जाकर वहां की पिच पर खेलेंगे। नीतीश बाबू उनके साथ एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह पीछे खड़े दिखाई देंगे, जिनकी फोटो भी नहीं दिखेगी, और हम एक नए बिहार के विजन की पिच पर खेलेंगे। बात बड़ी सीधी है, वो भय, डर, नफरत बंटवारा है, हम नई ऊर्जा, नया बिहार, नवनिर्माण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में चुनाव प्रचार के दौरान ये आपने वक्त निकाला, इसके लिए कशिश परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से बिहार के चुनाव के नैरेटिव को बदलने की कोशिश हो रही है, बिहार वासियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहली बार अगर हम बात करें बिहार की राजनीति में, सियासत में जातीय गोलबंदी के अलावा मतलब जो चीज़ें नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है, इस बार पुलवामा नहीं है, कश्मीर के मुद्दे नहीं है, धारा 370 को भी गढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। तो फिर मोदी जी भी ने सभा में रोजगार की बात की है और इस तरफ से भी रोजगार की भी बात हो रही है, और सुशील मोदी भी अब 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मतलब बिहार में पहली बार राजनीति में रोजगार एक अहम मुद्दा है, और अगर इस मुद्दे के सहारे बिहार को सींचने की कोशिश हुई तो आने वाले समय में बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस चुनाव में परिणाम जो भी हो, लेकिन एक सकारात्मक दिशा में जिस तरीके के चुनाव कैंपेन चल रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं उसे रोकने का, ये बदलने का, लेकिन ये इतनी मजबूती के साथ चीजें आगे बढ़ी हैं पहली बार बिहार के राजनीति में, जो बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ियों के लिए मुसीबत खड़े कर दिए। चलिए, इस खास बड़ी बहस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मेहमानों से आपकी हमारी मुलाकात जरूर हम आपको कराएंगे इसी चुनावी पिच के दौरान। लेकिन चलते चलते एक बात और समझ लीजिए, बिहार को अगर बदलने हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं, तो जो हमारे नैरेटिव है उस नैरेटिव नहीं, जनता की नैरेटिव चलनी चाहिए। जो पहली बार हर विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद जनता में अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रही है। परिणाम जो भी हो वो तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जनता अंगड़ाई ले रही है, ये साफ दिख रहा है। चलिए, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।